वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यूपीएनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी थी, रिजल्ट सबका डिक्लेयर हो चुका है। स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम और फार्मासिस्ट की बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनका कहना है, या फिर मैं कहूँ मैक्सिमम कमेंट मेरे पास ये आ रहे हैं कि मैम वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट आएगी। एक बार नहीं, 2 बार भी आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है स्टाफ नर्स वाले में या फिर अदर पोस्ट में, कांग्रेचुलेशन सभी को। इस वीडियो में मैं बहुत सारी डिटेल लेके आई हुई हूँ। स्टाफ नर्स के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम इतना सारा प्रोग्राम है, और कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एक से अधिक प्रोग्राम में सिलेक्शन हो चुका है। तो कौन सा पोस्ट उनको ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये वीडियो मैं स्पेशली इसी के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जिनका एक प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको तो वही प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अदर प्रोग्राम में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है, ताकि अगर आपका परमानेंट जॉब नहीं भी लग पा रहा है, तो अगर आप एक अच्छे प्रोग्राम में या फिर अच्छे पोस्ट पे काम करोगे, तो कम से कम जब तक आपका परमानेंट जॉब नहीं लगता है तब तक इसमें अच्छे से स्टेबल होकर काम कर सकते हैं। कई सारी पोस्ट थी, आप देख सकते हैं कि लगभग 12 पोस्टों पे यहाँ पे निकली हुई थी। 12 प्रोग्राम मैं कहूँ, अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग वैकेंसी थी। कई लोगों के 3 4 5 भी सिलेक्शन हुए हैं, और कई लोग के इक्का दुक्का भी हुए हैं, किसी किसी के सिर्फ एक ही सिलेक्शन हुआ है। उनके लिए तो भैया एक एक प्रोग्राम वाइज मैं बताऊंगी किसमें आपको कौन सा काम करना होगा, क्या आपकी सैलरी सैलरी तो आपने देख ही ली होगी, क्या काम करना होगा, उसी हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम वाइज बता दूँ। एनयूएचएम जो है, नेशनल अर्बन अर्बन हेल्थ मिशन, इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे प्रोग्राम की निकली हुई थी, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, एएनएम की। तो अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये भी एनएचएम या फिर मैं कहूँ एनयूएचएम, एनएचएम भी दो पार्ट में होता है। एनआरएचएम एक होता है जो रूरल के लिए होता है, मतलब गांव के इलाके में होता है, और अभी जो एनयूएचएम है वो अर्बन एरिया के लिए, जैसे कि आपका कस्बा हो गया या फिर शहरी इलाकों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, वो जो है एनयूएचएम के प्रोग्राम के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, जितने भी एनयूएचएम के अंतर्गत पोस्टिंग होगी, तो एनयूएचएम के अंतर्गत जो पोस्टिंग होगी वो आपकी शहरी इलाकों में होगी, जो कस्बे होंगे वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और इसमें अगर स्टाफ नर्स हैं तो इनका जो पोस्टिंग होगा वो सीएससी सॉरी पीएससी जो होते हैं ना, अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। सैलरी इसकी दो चीज़ आपको देखनी है, सबसे पहले तो जहाँ पे काम अच्छा हो, और दूसरी बात जहाँ पे सैलरी अच्छी हो। अगर मान लीजिए काम अच्छा मिलता है, सैलरी कम है, तब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ पे सैलरी ज़्यादा हो और तो और आपके काम आपके मुताबिक हो, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो जो लोग भी एनयूएचएम में जिनका सिलेक्शन हो गया, वो एनयूएचएम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटी वाइज भी मैं आपको यहाँ पे रैंकिंग दूंगी कि कौन सा प्रोग्राम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। एनयूएचएम में सिलेक्शन होगा तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो ब्लॉक लेवल पे, मतलब विलेज लेवल पे ना मिलके आपको अर्बन एरिया में मिलेगा। शहरी इलाकों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग होगी। लैब टेक्नीशियन का जो काम होता है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करने का, वो आपको करना होगा। एएनएम सेंटर भी बनाए जाएंगे, मतलब कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शहरी इलाकों में होगा, एएनएम की जो पोस्टिंग हुई वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम जो भी होगा एएनएम के द्वारा किया जाएगा। फार्मासिस्ट का भी वही काम होगा। एलोपैथिक मेडिकेशन जो होगा फार्मासिस्ट के अंडर में होगा, वो अपना जो सेवा प्रोवाइड करेंगे, जो भी फार्मासिस्ट का काम होता है वो करेंगे। सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है, या फिर मैं कहूँ पे जो यहाँ पे दिया जा रहा है, सैलरी वगैरह जो है, वो डीएचएस की है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की है। यहाँ पे भी आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में होगी, मेडिकल कॉलेज में, या फिर मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग होगी। क्योंकि जो ट्रॉमा सेंटर है, आपको पता होगा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे ट्रॉमा सेंटर नहीं होता है, बड़े हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर होता है। यहाँ पे स्टाफ नर्स की भी पोस्ट है और स्टाफ नर्स एचडीयू की पोस्ट है। यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो नॉर्मल आपका जो जनरल वार्ड वगैरह है उसके लिए यहाँ पे पोस्टिंग दी गई है। लेकिन यहाँ पे हाई डिपेंडेंसी यूनिट, यानी कि जो आईसीयू होते हैं, सीसीयू होते हैं, वहाँ पे एक पेशेंट पे कभी कभी क्या होता है कि दो दो नर्सेस की पोस्टिंग होती है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट मतलब कि ऐसा यूनिट जहाँ पे मतलब पेशेंट जो है टोटली डिपेंड है, मशीनों पे टोटली डिपेंड है, जो स्टाफ है उनके ऊपर डिपेंड है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा है। तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो आईसीयू होते हैं, सीसीयू होते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट होते हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी स्टाफ नर्स की। यहाँ पे सैलरी आप देख सकेंगे 30,000 रुपये आपको बेस हॉरिजेंटल, फिर 20,063 रुपये रेस्ट एचडीयू अलाउंस आपको मिलेगा। आपके काम के अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो उसके अनुसार अगर आपकी एचडीयू में सिलेक्शन हो गई है या फिर एचडीयू में आपको पोस्टिंग मिलती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको यहीं पे देना।
ऐसा इसलिए पहली बात तो आपको सीखने को वहाँ पे मिलेगा और दूसरी बात की सैलरी यहाँ पे अच्छी है। जिनका भी इसमें हुआ है वो बेस्ट है। फार्मासिस्ट की यहाँ पे 18,000 ही सैलरी दी गई है, लेकिन फिर भी इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक अच्छी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे भी आईसीयू की सुविधा होगी। सीएससी पीएससी पे आईसीयू नहीं होता है। मेनली आपका जो आईसीयू होता है वो मेडिकल कॉलेज में होगा या तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। ट्रॉमा सेंटर भी आपको पता होगा कि ट्रॉमा सेंटर जहाँ पे भी बनाए गए होंगे वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये आपको मेडिकल कॉलेज भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हो सकता है। ट्रॉमा सेंटर आपको पीएससी पे नहीं मिलेगा, ट्रॉमा सेंटर आपको सीएससी पे नहीं मिलेगा। स्टाफ नर्स की पोस्टिंग वहाँ पे होगी, लैब टेक्नीशियन की भी ट्रॉमा सेंटर में होगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप ट्रॉमा सेंटर में पोस्टिंग होती है तो आपको थोड़ा वर्कलोड मिल सकता है, लेकिन ये है कि आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लैब टेक्नीशियन, हाँ, ट्रॉमा सेंटर में अगर काम करते हो तो आपको इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो तो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंशन आना चाहिए, पेशेंट का इन्फेक्शन से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपका जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। लैब टेक्नीशियन की भी पोस्टिंग यहाँ पे होगी DHS में, और स्टाफ नर्स की भी पोस्टिंग होगी। स्टाफ नर्स का जो होगा जनरल वार्ड में भी काम हो सकता है, और जो भी वहाँ के मतलब डिपार्टमेंट बनाए गए होंगे, जैसी फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो मेनली जो है DHS के अंदर में आपकी जो पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मैं कहूँ मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग होगी। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ, तो सबसे बेस्ट अगर कहीं पे भी मतलब 4-5 प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हुआ है, DHS में भी हुआ है, तब भी मैं आपको कहूँगी कि मैटरनल हेल्थ, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको मैटरनल हेल्थ ज्वाइन करना चाहिए। मैटरनल हेल्थ बेस्ट होता है। स्टाफ नर्स की यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए 30,000 लगभग सैलरी है मैटरनल हेल्थ में। ANM की सैलरी तो 12,000 ही, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे रहने वाली है 14,434। तो मैटरनल हेल्थ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप दीजिए मैटरनल हेल्थ को। अब मैं बात करूँ कम्युनिटी प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि कम्युनिटी प्रोसेस में क्या काम करना होगा। मेरा इसके पहले जो पोस्टिंग था मुझे कम्युनिटी प्रोसेस में मिला था, और मैंने लगभग 1.5 महीने कम्युनिटी प्रोसेस के अंतर्गत में काम किया है। तो मुझे वहाँ पे समझ में आया इसका कुछ कुछ काम जो है वो CHO से रिलेटेड है। मुझे ऑनलाइन डाटा भी फिट करना पड़ता था। थोड़े थोड़े काम अभी मैंने शुरुआत ही किया था, तब तक मुझे मतलब रिज़ाइन करना पड़ा। कम्युनिटी प्रोसेस में भी आपको ऑनलाइन काम करने होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक अटेंड करना होता है, जहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जो मतलब हर हफ्ते OPD लगती है या फिर हर हफ्ते जो कैंप लगता है, स्वास्थ्य मेला लगता है, वहाँ पे भी काम करना होता है। कितने आपके एरिया में कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित मरीज हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे कि आपके डायबिटीज़ के पेशेंट है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट है, ये सारी लोगों का डाटा कलेक्ट करना होता है। फिर आपके पास अगर आते हैं तो आपने उन्हें दवाई प्रोवाइड करी कि नहीं करी, कितनी आपने दवाइयाँ दी, क्या की, मतलब आपको ऑनलाइन फीडिंग भी करनी होती है, साथ में जो नर्स का काम होता है वो भी करना होता है। तो थोड़ा थोड़ा ये जो मतलब काम है वो CHO से रिलेटेड है। इस वाले प्रोग्राम में आपको CHO से रिलेटेड काम करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, कम्युनिटी प्रोसेस में आपको थोड़ी बहुत इंसेंटिव भी मिल जाती है। 20,500 यहाँ सैलरी है, लेकिन जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी तो मुझे ऐसा बताया गया था कि आप जो डाटा वगैरह फिट करते हैं उसमें लगभग 1,000, 2,000, 1,500, 3,000 ऐसे करके एडिशनल आपको इंसेंटिव मिलता है। CHO को तो 15,000 इंसेंटिव मिलता है, पर कम्युनिटी प्रोसेस में जो स्टाफ नर्स की मैं मेनली बात बता रही हूँ। स्टाफ नर्स का जो काम होता है थोड़ा थोड़ा CHO से रिलेटेड होता है, हॉस्पिटल का भी काम होता है, लेकिन आपको कम्युनिटी प्रोसेस मतलब कि आपको थोड़ा सा विलेज लेवल पे, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपकी पोस्टिंग होगी मेनली, तो वहाँ पे आपको गाँव से रिलेटेड जो काम होगा, डाटा कलेक्ट करना, उसको ऐप के थ्रू वेरीफाई करना, जो भी उसमें ऐप में आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो सब फिल करना है। ऐसा थोड़ा सा इवन हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करना होता है, योगा भी करवाना होता है, जैसे CHO का काम होता है ना। आप मान के चलो थोड़ा थोड़ा काम जो रिलेटेड है वो CHO से ही रिलेटेड है कम्युनिटी प्रोसेस में। अब मैं बता दूं कि आर बी एस के प्रोग्राम के अंदर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो स्टार्ट किया था 2013 में, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ANM की ज्वाइनिंग होती है। इनका जो काम होता है, कभी कभी क्या होता है फील्ड वर्क भी होता है। अगर आपके एरिया में कोई RBSK के अंतर्गत काम कर रहा है तो आप उनसे पूछिएगा, ये लोग फील्ड में भी काम करते हैं। मतलब इनको जैसे कि ये प्रोग्राम जो है 18 साल से कम के बच्चों के बीमारियों का पता लगाना, उनको डायग्नोस करना, रेफ़र करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, तो ये सब काम होता है। तो ये सारे डाटा जो है विलेज लेवल से कलेक्ट किए जाते हैं। आपको जो भी सुविधाएं होगी आपको गांव लेवल पे जाके देना होगा। अगर गांव लेवल पे आप नहीं भी करते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग गांव में मतलब CSC पे होती है, तो भी आपको एक पर्टिकुलर गाँव या फिर 2-4 पर्टिकुलर जो आपको विलेज दिया जाएगा वहाँ से सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। CSC से ही बैठ के काम करेंगे, लेकिन आपको फील्ड विजिट भी करना होगा अगर आप RBS के प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करते हैं। स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मेसी वाले हो या फिर ANM का जो काम है फील्ड वर्क भी हो सकता है। और चाइल्ड हेल्थ स्टाफ नर्स की बात करूँ, अगर आपका इसमें मतलब सिलेक्शन होता है तो CSC, PSC एज़ वेल एज़ मेडिकल कॉलेज
इसमें एनएचएम की जॉब मेनली आपको सीएससी पीएससी पे ही पोस्टिंग मिलती है, लेकिन अगर अदर प्रोग्राम जुड़े हुए हैं जो मेडिकल कॉलेज में है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। अगर चाइल्ड हेल्थ में आपका होता है तो डिलीवरी विंग से आपका रिलेटेड होगा, मतलब जहाँ पे मैटरनल हेल्थ होगा वहीं पे चाइल्ड हेल्थ वाली भी पोस्टिंग होती है, जैसे एनआईसीयू हो गया, आईसीयू हो गया बच्चों वाला, तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए मिल सकता है। तो जैसे कि मैटरनल हेल्थ वाला अच्छा है, सेम ऐसे ही चाइल्ड हेल्थ में भी अगर आप पोस्टिंग होती है तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20,500 आपको सैलरी होगी, अच्छा खासा आपको सीखने को मिलेगा। पीएम अभीम जो है पीएम अभीम जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके अंदर ये प्रोग्राम है। लगभग 25-26 तक इनका टारगेट था कि हम मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उसके द्वारा लोगों को केयर प्रोवाइड करने का। तो एक मिशन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की ही भर्ती है। जब भी कोई प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम से जुड़ने से बेटर है जो लाइफ लॉन्ग जो मतलब पोस्टिंग हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि पीएम अभीम है और 15 फाइनेंस कमीशन है, तो इसको अवॉइड करिए। लेकिन अगर इसमें भी आपकी अगर पोस्टिंग हो रही है तो आप इसको ज्वाइन करिए। अब ऐसा नियम आ गया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को कहीं निकाला नहीं जाएगा, उनको दूसरी जगह पे समायोजित किया। जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम की वैकेंसी आई हुई, जैसे कोविड में क्या हुआ था कि कोविड की मैं अलग से बात कर रही हूँ। जैसे कोविड में मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ उनको बाहर कर दिया गया। पर ऐसा नहीं है कि अगर एनएचएम का कोई भी प्रोग्राम है, कोविड तो चलो कुछ टाइम के लिए था, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो हैं जिसमें आपकी भर्ती हो रही, जैसे 15 सर्विस कमीशन यहाँ पे है या फिर मैं कहूँ कि पीएम अभीम है, तो इसमें निकाला नहीं जाएगा। अगर प्रोग्राम अचीव हो जाता है, जो उसका टारगेट है वो अचीव हो जाता है, उसके बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी वो दूसरे प्रोग्राम में कर दी जाएगी, ऐसा होता है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोग्राम जो है 2026 तक चलेगा या फिर 2024 तक चलेगा तो निकाल दिया जाएगा। निकाला कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बेटर है अगर आपका कई जगह पे पोस्टिंग हुआ है तो आप इस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक ही जगह सिलेक्शन हुआ है तो फिर इसको आप ज्वाइन करें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊँ कि नेशनल प्रोग्राम जो है, नेशनल प्रोग्राम में भी अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड ही सारी चीज़ें करनी होगी। लैब टेक्नीशियन है तो इसमें सीबी नाट या फिर एनटीईपी जो है, ये सारी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको काम करना होगा। फार्मेसी का भी यही है, लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखे हैं इसके अंतर्गत काम आपको वही करना होगा जो आपको दिया। जैसे आप लैब टेक्नीशियन है तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि लैब टेक्नीशियन में आपको क्या क्या काम करने होते हैं, वही काम करना है, बस प्रोग्राम के अंदर आपको काम करना है। डिफरेंस यही है कि कभी क्या होगा पोस्टिंग आपके सीएससी पे होती है, पीएससी पे होती है, मेडिकल कॉलेज पे होती है। जैसा जहाँ पे काम होगा वैसा आपको वहाँ पे करना होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पे दिया गया, ये भी एक प्रोग्राम के अंदर बना दिया गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो यहाँ पे भी स्टाफ नर्सेज की कई कई प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम में यहाँ पे पोस्टिंग दी गई। तो जैसा यहाँ पे प्रोग्राम है NPHCE या फिर NPPC NPCDCS, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको काम करना होगा। उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन सपोज़ कि ब्लड बैंक में होता है तो सबसे अच्छा ब्लड बैंक भी है। अगर ब्लड बैंक में आपकी लैब टेक्नीशियन या फिर स्टाफ नर्स के तौर पे पोस्टिंग हो जाती है तो ब्लड बैंक में काम क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जहाँ पे ब्लड बैंक होता है वहाँ पे काम करेंगे, लोगों के ब्लड कलेक्ट करने हैं और थोड़ा सा फील्ड वर्क भी होता है। फील्ड वर्क ये क्या होता है कि जब भी आपका ब्लड डोनेशन का कैंप वगैरह लगता है तो वहाँ पे आप अगर लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स है तो वहाँ पे भी आपको विजिट करना होगा कम्युनिटी एरिया में, या फिर जहाँ पे भी ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है वहाँ पे भी जाना होता है, ब्लड को कलेक्ट करना होता है। और बाकी आपको पता ही होगा कि ब्लड बैंक में क्या क्या काम हो सकता है, डाटा कलेक्शन का हो सकता है, डाटा फीडिंग का, ब्लड कैसे स्टोर करना है, कैसे मतलब इशू करवाना है, क्या क्या चीज़ें होती है, यही सारे आपके काम वहाँ पे होंगे। ट्रेनिंग वाले में जो आपकी पोस्टिंग होगी मेनली हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या फिर आपके मेडिकल कॉलेज पे होगा, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो होता है वो मेनली मेडिकल कॉलेज पे ही होता है। लैब टेक्नीशियन की वहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है कि अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ कि अगर किसको किसको प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर कई सारे प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हो गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देना है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो मैटरनल हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद से मैटरनल हेल्थ के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो है आपका DHS है उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर उसमें आपका HDU में हो गया है हाई डिपेंडेंसी यूनिट, सैलरी भी अच्छी है और सीखने को भी अच्छा है, इसको आपको ज्वाइन करना है। साथ में अगर आपको ट्रॉमा सेंटर मिल रहा है, सीखने के लिए आप इच्छुक हैं या फिर आप शहरी एरिया में काम करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में, तो ट्रॉमा सेंटर में आपको मिल सकता है काम, तो ये भी बेस्ट है। और उसके अलावा अगर चाइल्ड हेल्थ मिलता है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैं बात करूँ, उसके बाद जब वो सब नहीं मिलेगा तब आप किसी प्रोग्राम से रिलेटेड ज्वाइन करिए, जैसे कि RBS के हो गया, PM अभीम हो गया,
15 फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो प्रोग्राम को पहले चूज़ नहीं करना है, पहले चूज़ करना है आपको जो बेसिक चीज़ें है, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, और उसके बाद से आपको जो भी बचा हुआ है वो आपको चूज़ करना है। तो आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पे रैंक वाइज मैंने बता दिया कि किसको आपको प्रायोरिटी वाइज देना है। प्रायोरिटी यहाँ पे मैंने सेट कर दी है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर सकते हैं। अब मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो यूपीएनएचएम ने ऑलरेडी सबके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिए निकालने में। तो इतनी जल्दी मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। यूपीएनएचएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पुरानी वाली जो 2400 वैकेंसी थी उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, तो सेम वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अलग से कुछ भी नहीं लगता। वो आपको तैयार करके रखना है। मेन इसमें क्या होता है कि अगर आपका ओबीसी है, अगर आपने ओबीसी लगाया हुआ है, ईडब्ल्यूएस लगाया हुआ है, 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके मतलब उससे पुराना नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 का अगर आपने लगाया हुआ है ओबीसी, तो वो वैलिड होगा, वो आप लगा सकते हैं। बाकी 80 कैंडिडेट के लिए कभी भी पुराना से पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट चल सकता है। निवास प्रमाण पत्र आप कभी का भी लगा सकते हो। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका आधार कार्ड है वो वैलिड होगा। और रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट का पहला होना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। कुछ दिन के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वेटिंग लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका दूसरी जगह पर सिलेक्शन हो गया, परमानेंट पोस्ट पर भी सिलेक्शन हो गया, और ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका 4-5 प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया। जॉइनिंग तो वो एक ही प्रोग्राम में लेंगे, बाकी प्रोग्राम खाली होगा तो वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाता है, सपोज़ कि आप मतलब गोरखपुर से हो और आपका कहीं और जैसे कि बहराइच वगैरह पोस्टिंग मिल जाता है, दूर मिल जाता है, तो परेशान नहीं हो। कहीं पे भी सबसे पहले आप अपनी जॉइनिंग ले लें, उसके बाद से म्यूचुअल का ऑप्शन आता है। मतलब आप कैंडिडेट ढूंढिए, ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में आपको म्यूचुअल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको गोरखपुर जाना है या फिर गोरखपुर से कहीं और जाना है तो वहाँ के कैंडिडेट को ढूंढ लीजिए। आपके प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपका कोई म्यूचुअल पार्टनर मिल जाता है तो आप सीएमओ से बात करके या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रोसेस होगा, उससे आप म्यूचुअल करा सकते हैं। तो आपको अगर दूर भी जॉब मिल जाता है, जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एनएचएम की जॉब जो है सीएचओ से बेस्ट होती है। बर्डन थोड़ा कम होता है, जैसे कि रिटर्न वर्क हो गया, या फिर मतलब माइंड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो आपको जॉइनिंग लेनी है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मतलब वेट करना होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बता दूँ, स्टाफ नर्स की जो जॉब है वो सीएचओ से बेस्ट है, इसलिए कि सीएचओ में थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा होता है। हर चीज़ अब देख रहे हैं सीएचओ को ही दे दिया जा रहा है, हर एक प्रोग्राम सीएचओ के ही भरोसे दे दिया जा रहा है। तो इससे ये है कि अगर आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो जितने घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, 8 घंटे या फिर 6 घंटे जो भी ड्यूटी हो, उसके बाद आप माइंड फ्रेश होकर घर पे जा सकते हैं हॉस्पिटल वाले जॉब में। लेकिन सीएचओ में आपको घर से भी काम करने पड़ सकते हैं। हाँ, सीएचओ की सैलरी थोड़ी ज़्यादा है स्टाफ नर्स से, पर जैसा भी है दोनों अपने अपने आप में अच्छे बेस्ट जॉब है। सीएससी पीएससी की जॉब सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अगर आप मतलब जैसे कि अगर आप मतलब आप सीएससी पीएससी की जॉब इसलिए मैं बेस्ट कहती हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या होता है कि वर्कलोड कम होता है कंपेयरिंग टू द मेडिकल कॉलेज या फिर ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज। उसके अकॉर्डिंग सीएससी पीएससी पे स्मूथली जॉब आप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर सीएससी पीएससी 20,000 रुपये में जो सैलरी मिली है सीएससी पीएससी पे, वहीं अगर आप मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं तो आप शहरी क्षेत्र में रहोगे तो आपके लिए 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं हुई। 20,000 के हिसाब से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन सीएससी पीएससी पे अगर आपको 20,000 मिलता है, एक तो विलेज एरिया आपके उतने खर्चे नहीं होंगे, और दूसरी बात यह है कि 20,000 रुपये में आपको उतना बर्डन नहीं होगा सीएससी पीएससी पे। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम अब इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता। तो यूपी में अपकमिंग वैकेंसी कब आएगी, सीएचओ वाली भी और स्टाफ नर्स वाली। तो स्टाफ नर्स वाली तो अभी आई है, इतनी जल्दी चांसेस नहीं है स्टाफ नर्स वाली आने की। लेकिन हाँ, सीएचओ की वैकेंसी अपलोड होगी। 5500 जो 5 की वैकेंसी थी उसकी वेटिंग लिस्ट अभी रुकी हुई है। होप सो की वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी। और उसके बाद मैं बता दूंगी अपकमिंग वैकेंसी यूपी में आती रह रही है, चुनाव भी आने वाला है, स्टाफ नर्स की भी आएगी और सीएचओ की भी वैकेंसी आएगी। सीएचओ के लिए तो मैं बता दूँ कि बम्पर वैकेंसी फिर से आने वाली है। बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मैं अभी आपको अमाउंट नहीं बता सकती, मतलब एक आइडिया नहीं बता सकती कितने वेलनेस सेंटर अभी नए नए बने हुए हैं, उनका टारगेट है। जैसे पीएम अभीम योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इम्प्रूव किया जा रहा है, ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं और सीएचओ की पोस्टिंग होने वाली है। तो जो लोग सीएचओ जॉब का वेट कर रहे हैं या फिर यूपी में कोई भी जॉब का वेट कर रहे हैं, अपकमिंग बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं।
आप उसकी तैयारी करते रहिए, आप अपनी तरफ से कोई भी कसर ना छोड़िए। वैकेंसी आती रहेगी, होप सो कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। लग रहा है इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।